बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे इलेक्ट्रिसिटी का। जी, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, मैं बोल रहा हूँ, नोट्स में लिखी भी हुई है इजीली। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट आई करंट है और वी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसी अप्लायंस को हम सप्लाई करते हैं, मतलब वो जो कंज्यूम करें। तो जितने ज़्यादा वोल्टेज जो कंज्यूम करते हैं उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उतना ही करंट ज़्यादा हो। यानी ज़्यादा वोल्टेज तो करंट भी ज़्यादा, कम वोल्टेज तो करंट भी कम। तो क्या प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। जितने पोटेंशियल डिफरेंस वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये लॉ तब अप्लाई होगा कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका कलर, उसकी स्टेट, डेंसिटी, ये चेंज नहीं हो, रिमेन कॉन्स्टेंट। तो क्या स्टेटमेंट बन जाती है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर डू नॉट चेंज। अच्छा, करंट वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है? V और I का ग्राफ ड्रॉ करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से गुजर है, चाहे वो IV ग्राफ हो चाहे VI ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। लेकिन ऐसा जो ग्राफ है ना, ये सिर्फ प्योर मेटल्स रिप्रेजेंट हो, वो भी जब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन इसकी भी। तो प्योर मेटल जब कौन से टेम्परेचर पर होना, तो दे शो दिस, दैट मींस दे ओबे ओहम्स लॉ। दैट इज व्हाई उन प्योर मेटल्स को वी कॉल ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन जो बाकी कुछ मटेरियल्स हैं जो इस लॉ को पूरा ओबे नहीं कर रहे, तो वो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। जैसे उनकी एग्जांपल में ये दो ग्राफ एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए। फिलामेंट बल्ब, जो पुराने वाले येलो बल्ब है, ठीक है, जो अब यूज घरों में ना होने के बराबर है, गाड़ी में अभी भी यूज़ हो रहे हैं क्योंकि उनकी येलो लाइट फॉग में थोड़ी सी ज़्यादा विजिबिलिटी देती है। तो उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो स्ट्रेट लाइन वो नहीं है। सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर मेटलॉइड्स को कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर डायोड हम अपने सिलेबस के सेकेंड लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ नाम तक उसको देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन में इसके ग्राफ आ जाता है, इसकी डिटेल आगे है। तो सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे, ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं। लेकिन लॉ गलत नहीं है कि ये लॉ ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे। उसकी कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि फिलामेंट बल्ब होता है ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो एक्चुअली इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये उस लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है जी, ओहम्स लॉ को वापस आ जाए तो ओहम्स लॉ सेज के वोल्टेज एंड करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में बदलते हैं तो हमें कांस्टेंट रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ एक कांस्टेंट R, अच्छा R कांस्टेंट है, लेकिन ये एक प्रॉपर क्वांटिटी भी जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। हमारा जो अगला हाफ चैप्टर यू कैन से इज ऑन रेजिस्टेंस, इसको अभी नहीं डिस्कस कर रही है। ओहम्स लॉ के बाद हम रेजिस्टेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक, यहाँ R ना एज कांस्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ से R की वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू IR। बेटा ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रिसिटी में कहीं भी कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आएगा ना, आपने अगर सोचना है कोई न्यूमेरिकल सिचुएशन है, तो कौन सा फॉर्मूला लग, सबसे पहले जिसका सोचना चाहिए वो ये फॉर्मूला, राइट, V इज इक्वल टू IR, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग अगर हम R को सब्जेक्ट बनाए तो V ओवर I, तो जो वैल्यू दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके आ रही है, तो हमने शुरू से जिन्होंने ग्राफ्स पढ़े दे रिमेंबर, उन दोनों क्वांटिटीज के ग्राफ का ग्रेडियंट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस आंसर, वो R है। यानी देखिए VI ग्राफ है ना, स्ट्रेट है, इसका अगर ग्रेडियंट लेंगे स्लोप या स्टीपनेस, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ R। लेकिन अगर IV ग्राफ है तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है,
क्योंकि ग्रेडियंट में क्या फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी ऊपर y की वैल्यूज है। तो एक खास बात के जो फॉर्मूले में ऊपर है ना उसे y एक्सिस पर होना चाहिए, जैसे यहाँ v y एक्सिस पर है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो तब ग्रेडियंट वैल्यू ये नहीं देगा, फिर उल्टी वैल्यू देगा, यानी इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर r, कि जो ऊपर है उसे y एक्सिस पर होना चाहिए। तो v y एक्सिस पर है ना, तो सिंपली ग्रेडियंट विल गिव यू द रेजिस्टेंस r। लेकिन अगर ये उल्टे कर देंगे तो देन इट विल बी ग्रेडियंट ऑपोजिट हो जाएगा 1 ओवर r। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, और ग्रेडियंट किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के। तो ये स्ट्रेट लाइन टाइल्स के रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और यही है ना ओहम्स लॉ में कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ भी ग्राफ स्ट्रेट है ना, उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और ग्रेडियंट कांस्टेंट रखेंगे तो r की वैल्यू विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। सो इट बोथ टेल कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और ओहम्स लॉ भी यही बता रहे हैं। यहाँ ओहम्स लॉ क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, उसकी एक और रीजन कि ओहम्स लॉ फिलामेंट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, इंक्रीज होती है, चाहे पॉजिटिव साइड पे चाहे नेगेटिवली वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब है बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दो, नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखा जाए सेमीकंडक्टर में, तो इस वाले पोर्शन में जब पॉजिटिवली हमने एक डायरेक्शन में लगाई हुई है बैटरी, तो रेजिस्टेंस बहुत डिक्रीज हो जाती है, और इस नेगेटिव में वो बहुत इंक्रीज, यानी कांस्टेंट नहीं, जबकि ओहम्स लॉ में कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यूज ही कांस्टेंट के तौर पर। दैट इज व्हाई ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे, राइट जी। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा जी, आप डिटेल में डिस्कस करेंगे R क्या होता है। R कहते हैं रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कंडक्टर्स में से, यानी कंडक्टर ज़्यादा अच्छे कौन है, मेटल्स, उनमें से करंट सबसे इजीली पास होता है, रियलिटी भी है। लेकिन इफ़ यू सी मेटल्स आर मोस्ट डेंस मटेरियल इन द वर्ल्ड, ठीक है। मेटल ही सबसे डेंस क्या होती है कि उनमें पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये कोई मोटर पे नहीं बना होता इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के लिए कि वो आराम से उनमें से गुजर जाएंगे। जितने मेटल्स डेंस हैं उनमें पार्टिकल बिल्कुल एटम्स क्लोजली पैक्ड है। ये कंसीडर करें ये एक वायर है जिसमें पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। अब इलेक्ट्रॉन्स यानी जो भी मूविंग चार्जेस हम सपोज कर रहे हैं कन्वेंशन करंट की वजह से, रियल में तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम कन्वेंशन करंट पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे चार्जेस जो भी मूव कर रहे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, नो डाउट, लेकिन स्टिल एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। तो वो कैसे जाते हैं, वो जैसे बाइक, कहीं पर आपने नोट किया होगा कहीं पर सिग्नल पर ट्रैफिक रुकती है तो जो बाइकर्स होते हैं, बाइक्स पे लोग होते हैं, वो सबसे एंड पर भी होने के बावजूद थोड़े थोड़े गैप में से गुजर कर कार्स में सबसे आगे पहुंच जाते हैं। ये ऐसे गुजर, ये टकराते हुए जाते हैं और इन्हें आगे जाने में डिफिकल्टी होती है। उस डिफिकल्टी को वी कॉल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डिफिकल्टी समझ लेना, आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें ये आगे जाने में जो डिफिकल्टी ऑपोजिशन आती है, दैट इज रेजिस्टेंस, यानी टकराते हुए जाएंगे। तो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, फॉर्मूले से देखें ना तो आर की सब्जेक्ट बनाए तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे यही डेफिनेशन जब भी एग्जाम पे आए। अच्छा, वो डेफिनेशन क्या है, ओवर को पढ़ते हैं पर यूनिट। तो वी है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर पर यूनिट आई करंट, यानी एक डेफिनेशन ये भी बन जाती है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, लेकिन लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस को डिफिकल्टी समझे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओहम, क्योंकि ओहम साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया उसी के नाम, जैसे न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया उसी के नाम पर यूनिट। प्रेशर, पैस्कल, साइंटिस्ट ने पैस्कल्स लॉ बनाया तो उसी के ऊपर उसकी यूनिट पैस्कल रहती प्रेशर। ओहम, रेजिस्टेंस की यूनिट इज ओहम। उसका साइन ये हेडफोन के साइन जैसा है, या जहाँ हैंड फ्री लगाते हैं ना मोबाइल पे, ये सिग्नल ऐसा साइन बना होता है, इसी वजह से ओमेगा बोलते हैं साइन को, लेकिन वी विल रीड इट एज ओहम रेजिस्टेंस। अच्छा, कोई पूछे हाउ मच इज 1 ओहम, तो इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की 1 ओहम, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट 1 वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पेयर। तो यू कैन डिफाइन कि इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज applied across a conductor and 1 ampere current is passing through it, then the resistance of conductor is said to be 1 ohm. अच्छा, रेजिस्टेंस किस वजह से होती है, ये जो पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं उन्हें
आगे गुजरने में कंडक्टर के एटम से टकराते हुए जाते हैं, कोलिजन्स की वजह से डिफिकल्टी आती है। तो रेजिस्टेंस इज मेनली ड्यू टू कोलिजन्स। लेकिन कोलिजन से क्या होता है, दो चीज़ें कोलाइड के तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीटिंग होती है। तो आप देखें मोबाइल चार्जर लगाएं ज़रा, जब मोबाइल को चार्ज करें तो मोबाइल चार्जर को अगर टच करते हैं हल्का सा हीटअप हो जाता है ना। लैपटॉप चार्जर तो थोड़ा सा ज़्यादा हीटअप हो जाता है। आप कोई भी बल्ब चलाते हैं, आप उसे चलाकर थोड़ी देर बाद आप ऑफ करें, चलती में ना हाथ लगाएं, करंट ना लग जाए, लेकिन यू विल सी पंखा चलाएं, थोड़ी देर बाद ऑफ करके हाथ लगाएं, हीटअप हो गया। हर चीज़ दैट इज़ ड्यू टू रेजिस्टेंस। और जिन मटेरियल की रेजिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कोलिजन, ज़्यादा डिफिकल्टी का मतलब ज़्यादा कोलिजन, ज़्यादा हीटिंग भी उतनी ज़्यादा होगी हमें। तो हमारी लाइफ में ना कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम चाहते हैं कि हीटिंग हो, जैसे इस्त्री, आयरन, कपड़े प्रेस करने के लिए वी नीड के वो हीटअप हो। इसके अलावा कैटल, इलेक्ट्रिकल कैटल, वो हीटअप होगी। गीज़र है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, हीटर इटसेल्फ इलेक्ट्रिकल, हम चाहते हैं वो हीटअप हो। तो उनमें जानबूझकर ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, लाइक नाइक्रोम इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है और थोड़ा सा करंट भी इसको बहुत हीटअप कर देता है। तो कहीं हम हीटिंग रिक्वायर्ड है तो यही पॉइंट यूज़ करते हैं, राइट। अच्छा जी, एक बात पे कभी आपने गौर किया है कि आपके पास एक सॉकेट है, स्विच है, जहाँ पर आप डिफरेंट डिवाइसेस को लगाते हैं। कभी आपने मोबाइल लगाया, मोबाइल वर्क करता है, आप लैपटॉप लगाओ, वो भी एक ही स्विच पे। अगर आप उसकी जगह साउंड सिस्टम लगाए वो भी काम करेगा। वॉशिंग मशीन लगाएं, हेयर ब्लोअर लगा दें, व्हाटएवर, सब काम करेंगे। लेकिन एक कभी गौर किया, आपने सोचा है क्या सब डिवाइसेस को करंट एक जैसा रिक्वायर्ड होता है? नहीं, मोबाइल को तो बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, वॉशिंग मशीन को उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा, पंखा है कोई पेडिस्टल फैन है वो ब्लोअर, हेयर ब्लोअर, तो ड्रायर जिसे कहते हैं हेयर ड्रायर, वो तो बहुत ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड। इस्त्री है तो वो आधे एसी के बराबर करेगी उसी स्विच से। अच्छा, किसी भी डिवाइस को करंट उसकी लिमिट से ज़्यादा मिले तो वो जल जाएगी हीटिंग की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग है। और अगर कम मिले तो तब वो वर्क ही नहीं करेगी, राइट। लेकिन हर चीज़ें प्रॉपर काम कर रही होती है, एक ही स्विच में बारी बारी आप 1 by 1 लगाएं सब। इसका मतलब सबको उनकी रिक्वायरमेंट से ना ज़्यादा करंट मिले, अगर ज़्यादा मिले तो जल जाएंगे, कम मिलेंगे तो काम ही नहीं करेंगे, अपने ज़रूरत के मुताबिक करंट मिलता है। तो एक क्वेश्चन जेन में आता है कभी आप लोगों की कि सॉकेट को कैसे पता चलता है मैंने करंट ज़्यादा देना है या कम देना है? तो एक्चुअली अगेन यहाँ रेजिस्टेंस हेल्प करती है। रेजिस्टेंस कंट्रोल्स द करंट। रेजिस्टेंस कहते हैं डिफिकल्टी। तो जैसे जो पास ज़्यादा डिफिकल्ट हो, जहाँ ज़्यादा एनर्जी या पेट्रोल या चीज़ें जो भी वट, तो वहाँ आप देखते हो ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक को आप करंट समझ लें। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस भी इसी तरह ही है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम होगा। इसलिए जिन चीज़ों को कम करंट रिक्वायर्ड है उनकी रेजिस्टेंस हाई रखी जाती है, तो उनके पास करंट आएगा ही कम। रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करती है, जहाँ रेजिस्टेंस हाई होगी वहाँ करंट कम होगा। सिमिलरली जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जहाँ हमें ज़्यादा करंट चाहिए वहाँ रेजिस्टेंस कम रखी जाती है, जहाँ कम करंट चाहिए रेजिस्टेंस ज़्यादा। अच्छा, एक और भी कि कुछ चीज़ों में से कंडक्टर में से करंट पास करता है, जैसे कंडक्टर स्पेशली मेटल्स, उन्हीं में से क्यों करता है? उनकी रेजिस्टेंस बहुत बहुत लो होती है। ये एक वैसे आइडियल वैल्यू लिखी है, क्योंकि कंडक्टर तो बड़ी टाइप के हैं, कुछ ना कुछ सब में फ़र्क होता है। तो 10⁻⁴ ओम यानी माइनस पावर का मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस, दैट इज़ वाई उनमें करंट बहुत हाई पास कर जाता है। जबकि इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत बहुत हाई, इतनी हाई कि करंट इतना कम कि निग्लिजिबल करंट के कोई करंट पास करते ही नहीं, लाइक ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ ओम यानी मिलियंस बिलियंस में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर करंट को हमने कंट्रोल करना है तो हमने रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना है, तो अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो ऐसी डिवाइसेस जो हमारी मर्जी की रेजिस्टेंस दें उनको कहते हैं रेजिस्टर्स। अगला जो लेसन है वो रेजिस्टेंस पर होगा पूरा, राइट। अच्छा, वैसे मटेरियल वाइज नेचर में देखा जाए ना, तो जो मेटल्स है ना, ये एक दो इंपॉर्टेंट वैसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। मेटल की ओवर रेजिस्टेंस लो होती है, लेकिन टेम्परेचर का उन पर इफेक्ट होता है। अगर मेटल्स को हीटअप करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। क्यों? वो इस तरह से कि जब किसी भी चीज़ को हीटअप करते हैं उसके पार्टिकल्स गेट फास्टर, एटम्स तेज हो जाएंगे,
तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से पास करने में भी ज़्यादा कोलिजन्स हो रही हैं, और मोर कोलिजन्स मोर डिफिकल्टी विच इज़ रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन जो मेटलॉइड्स हैं सेमीकंडक्टर्स, इनमें ऑपोजिट होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनमें रेजिस्टेंस डिक्रीज। उसकी रीज़न शायद अभी ए लेवल में हम पढ़ते हैं, लेकिन शेयर कर लूँ थोड़ा सा। तो उनमें ये होता है कि ये सेमीकंडक्टर्स को क्यों सेमी कहा जाता है कि ये प्रॉपर कंडक्टर नहीं, ये इंसुलेटर होते हैं, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री नहीं यानी बाउंड होते हैं, वो अपने बॉन्ड्स ब्रेक करके फ्री हो जाते हैं, तो वो कंडक्टर बनने लग जाते हैं, यानी करंट उनमें ज़्यादा फ्लो होने लगता है। करंट और रेजिस्टेंस ऑपोजिट होती है। तो जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लग जाते हैं, दे बिकम बेटर कंडक्टर, और जितने कंडक्टर अच्छे होते हैं रेजिस्टेंस उतनी लो होने लग जाती है, उनकी रेजिस्टेंस लो होने लग जाती है। अब नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह विल बी ऑन रेजिस्टर्स।